हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPC2 लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्कस द रिमीडियल मेजर्स एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें रिमीडियल मेजर्स, जो स्टेप्स और इंटरवेंशंस हेल्प करते हैं उनके फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में, और टीचिंग स्ट्रैटेजीज, जो मेथड्स टीचर्स यूज करते हैं उनके लर्निंग और एडजस्टमेंट के लिए, एक्सप्लेन करना है। फोकस ये है कि एजुकेशन, ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम कैसे उनकी जिंदगी बेटर बना सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे पहले मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था, एक कंडीशन है जिसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडैप्टिव बिहेवियर में लिमिटेशंस होती है। ये बचपन से शुरू होती है और लर्निंग, रीजनिंग और सोशल स्किल्स को अफेक्ट करती है। इस आंसर में हम रिमीडियल मेजर्स और टीचिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। थियरिस्ट्स जैसे पियाजे और विगोत्स्की ने कॉग्निटिव और सोशल लर्निंग पर फोकस किया था, जो इसके बेस बनाते हैं। मेन बॉडी। 1. रिमीडियल मेजर्स फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। अगर डिसेबिलिटी को जल्दी डायग्नोज किया जाए तो स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के थ्रू बच्चों का डेवलपमेंट इंप्रूव हो सकता है। मेडिकल एंड थेरेप्यूटिक सपोर्ट, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, मेडिसिन और काउंसलिंग सेशंस इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के लिए हेल्पफुल होते हैं। पेरेंटल गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना जरूरी है ताकि वो अपने बच्चों को बेटर हैंडल कर सकें और अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। सोशल स्किल ट्रेनिंग, बच्चों को सेल्फ केयर, कम्युनिकेशन और सोशल इंटरैक्शन सिखाना उनकी इंडिपेंडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। 2. टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, IEP। हर बच्चे के नीड्स के हिसाब से पर्सनलाइज्ड प्लान बनाना चाहिए। गोल्स छोटे और अचीवेबल होने चाहिए। यूज ऑफ सिंपल एंड कॉन्क्रीट इंस्ट्रक्शंस, लेसन्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ना और रियल ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स का यूज करना लर्निंग को ईजी बनाता है। रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस, बार-बार प्रैक्टिस करवाना मेमोरी रिटेन करने में हेल्प करता है, जैसे डेली शॉपिंग से काउंटिंग प्रैक्टिस करना। मल्टी सेंसरी अप्रोच, विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल मेथड्स का मिक्स यूज करके लर्निंग को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। 3. सपोर्टिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां पॉसिबल हो बच्चों को इंक्लूसिव क्लासरूम में रखना चाहिए ताकि वो नॉर्मल पेयर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकें। स्पेशल स्कूल्स एंड रिसोर्स रूम्स, सिवियर केसेस के लिए स्पेशल स्कूल्स और ट्रेन्ड टीचर्स हेल्पफुल होते हैं। रिसोर्स रूम्स भी एक ऑप्शन है। यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, टॉकिंग कैलकुलेटर्स, ऑडियो बुक्स और कम्युनिकेशन बोर्ड्स उनके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। 4. वोकेशनल एंड लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे टेलरिंग, कार्पेंट्री या कंप्यूटर बेसिक्स उनको सेमी इंडिपेंडेंट बनाते हैं। डेली लिविंग स्किल्स, कुकिंग, ड्रेसिंग और मनी मैनेजमेंट उनकी सेल्फ रिलायंस बढ़ते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से कॉन्फिडेंस और सोशल एडजस्टमेंट दोनों इंप्रूव होते हैं। कंक्लूजन, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट चाहिए जिसमें रिमीडियल मेजर्स, टीचिंग स्ट्रैटेजीज और वोकेशनल ट्रेनिंग सब इंक्लूडेड हो। गोल सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और डिग्निटी भी है। अगर सही सपोर्ट मिले तो वो मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Types of attachment patterns. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग अटैचमेंट पैटर्न्स को एक्सप्लेन करना है। पहले हमें अटैचमेंट का मीनिंग समझाना है, फिर बोल्बी और एन्सवर्थ के थियरीज के बेस पर अटैचमेंट के मेन टाइप्स को डिटेल में बताना है। एग्जाम्पल्स के साथ समझने से आंसर कंप्लीट होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन, अटैचमेंट एक इमोशनल बॉन्ड है जो एक बच्चे और उसके प्राइमरी केयरगिवर, ज्यादातर माँ, के बीच बनता है। यह बॉन्ड बच्चे के इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जॉन बोल्बी ने इससे एक सर्वाइवल मैकेनिज्म माना और मैरी एन्सवर्थ ने स्ट्रेंज सिचुएशन एक्सपेरिमेंट करके अटैचमेंट के टाइप्स आइडेंटिफाई किए। इस आंसर में हम अलग अलग अटैचमेंट पैटर्न्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. सिक्योर अटैचमेंट। सिक्योरली अटैच्ड बच्चे अपने केयरगिवर पर ट्रस्ट करते हैं। वो एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करते हैं लेकिन टेंशन होने पर केयरगिवर के पास लौट आते हैं। स्ट्रेंज सिचुएशन में ये बच्चे रोते जब माँ गई, लेकिन माँ के लौटने पर इजीली काम हो गए। ऐसे बच्चे बड़े होके हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाते हैं और ट्रस्टफुल होते हैं। एग्जाम्पल, बच्चा रोता है जब माँ जाती है, लेकिन माँ आते ही काम हो जाता है। 2. इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट। ऐसे बच्चे अपने केयरगिवर को अवॉइड करते हैं। माँ के जाने या लौटने पर उनका इमोशनल रिस्पॉन्स वीक होता है। वो इंडिपेंडेंट दिखते हैं, लेकिन असली में अपनी फीलिंग्स सप्रेस करते हैं। बड़े होके इन क्लोज रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। एग्जाम्पल, बच्चा बिना रिएक्ट किए खेलता रहता है चाहे माँ जाए या आए। 3. इनसिक्योर एम्बिवलेंट रेजिस्टेंट अटैचमेंट। ऐसे बच्चों का बिहेवियर इनकंसिस्टेंट होता है। वो क्लिंगी और एंग्शियस रहते हैं, माँ के जाने से बहुत रोते हैं। माँ के लौटने पर भी इजीली कंसोल नहीं होते, कभी चिपकते हैं कभी रेजिस्ट करते हैं। बड़े होके इन रिलेशनशिप्स में एंजाइटी और अबैंडनमेंट का डर रहता है। एग्जाम्पल, बच्चा माँ के जाने पर रोता है और लौटने पर भी कंफर्ट इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। 4. डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। ये सबसे इनसिक्योर अटैचमेंट माना जाता है। ऐसे बच्चे कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर दिखाते हैं, कभी पास आते हैं लेकिन डर भी लगता है। ज्यादातर अब्यूसिव या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग के केसेस में होता है। बड़े होके इनसे इमोशनल रेगुलेशन और मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल, अच्छा माँ से कंफर्ट लेना चाहता है लेकिन साथ ही उससे डर भी लगता है। कंक्लूजन, अटैचमेंट पैटर्न्स एक इंसान की पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप्स को डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। बोल्बी ने इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस समझाया और एन्सवर्थ ने स्ट्रेंज सिचुएशन से प्रैक्टिकल प्रूफ दिया। सिक्योर अटैचमेंट बच्चे के लिए हेल्दी होता है, जबकि इनसिक्योर और डिसऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स आगे चल के प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। इन्हें समझना पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए यूजफुल है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Obstacles in studying lifespan development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब साइकोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स ह्यूमन डेवलपमेंट को पूरे लाइफ स्पैन बचपन से बुढ़ापे तक स्टडी करते हैं तो उन्हें कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यहाँ मेथोडोलॉजिकल, एथिकल, कल्चरल और प्रैक्टिकल ऑब्स्टिकल समझाना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का मतलब है एक इंसान के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल चेंजेस का साइंटिफिक स्टडी। ये फील्ड इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको स्टडी करते वक्त रिसर्चर्स को बहुत प्रॉब्लम्स आती है। कभी मेथोडोलॉजी से, कभी एथिकल इश्यूज से, कभी कल्चर के डिफरेंसेस से रिसर्च कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आइए इन ऑब्स्टिकल्स को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, यह बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोसाइटी के कंबाइंड इफेक्ट से होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की पढ़ाई में सक्सेस जेनेटिक्स, पेरेंट्स का बिहेवियर, स्कूल एनवायरनमेंट और सोसाइटी सबसे इन्फ्लुएंस होती है। हर इंसान का पेस अलग होता है, इसलिए यूनिवर्सल थियरीज बनाना मुश्किल हो जाता है। 2. मेथोडोलॉजिकल और रिसर्च डिजाइन चैलेंजेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। सेम लोगों को सालों तक स्टडी करना एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है और लोग बीच में स्टडी छोड़ देते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। डिफरेंट एज ग्रुप्स कंपेयर करते हैं, लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट का पता नहीं चलता, सिर्फ एज डिफरेंस दिखता है। कोहॉर्ट इफेक्ट। अलग जमाने के लोग अलग एक्सपीरियंसेस के वजह से डिफरेंट होते हैं। जैसे डिजिटल एज में पैदा हुए बच्चे पुराने जनरेशन से अलग हैं। मेजरमेंट टूल्स भी हर एज के लिए डिजाइन करना मुश्किल होता है। 3. एथिकल इश्यूज इन रिसर्च। जब इन्फेंट्स, बच्चों या एल्डरली लोगों को स्टडी करते हैं तो उनकी सेफ्टी, प्राइवेसी और कंसेंट बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों को स्ट्रेस वाली सिचुएशन में डालना अनएथिकल है। एथिक्स के वजह से कुछ एक्सपेरिमेंट्स अलाउड हाई नहीं होते, जो रिसर्च के स्कोप को लिमिट कर देते हैं। 4. कल्चरल और कंटेक्सचुअल वेरिएशंस। डेवलपमेंट हर कल्चर के हिसाब से अलग होता है।
वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिपेंडेंस को वैल्यू किया जाता है, जबकि एशियन कल्चर्स में फैमिली और इंटरडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से एक थियरी सब कल्चर्स पर अप्लाई नहीं होती। क्रॉस कल्चरल स्टडीज में भी लैंग्वेज और नॉर्म्स के डिफरेंसेस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। 5. प्रैक्टिकल और लॉजिस्टिकल लिमिटेशंस। हर एज ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स लाना डिफिकल्ट है, स्पेशली इन्फेंट्स या वेरी ओल्ड लोग। रिमोट एरियाज या स्पेशल ग्रुप्स जैसे डिसेबल्ड लोग रिसर्च में कम रिप्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म रिसर्च बहुत कॉस्टली होता है और नए टेक्नोलॉजी के आने से कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और मुश्किल हो जाता है। कंक्लूजन, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को स्टडी करना जरूरी है, पर चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरिएबल्स, मेथडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स, कल्चरल डिफरेंसेस और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। फिर भी रिसर्चर्स नए मेथड्स, क्रॉस कल्चरल स्टडीज और टेक्नोलॉजी के उससे सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन ऑब्स्टिकल्स को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि रिसर्च को केयरफुली इंटरप्रेट किया जा सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Retirement and leisure. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रिटायरमेंट और लेजर के कॉन्सेप्ट्स को समझाकर एक्सप्लेन करना है। आंसर में बताना है कि रिटायरमेंट के समय क्या चैलेंजेस होते हैं और लेजर एक्टिविटीज कैसे एक रिटायर होने वाले व्यक्ति की हेल्थ, आइडेंटिटी और ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। फोकस लेट एडल्टहुड पर है। आंसर, इंट्रोडक्शन। रिटायरमेंट वो स्टेज है जब इंसान अपनी नौकरी या काम से ऑफिशियली रिटायर हो जाता है, यूजुअली एक सर्टेन एज के बाद। ये एक मेजर लाइफ ट्रांजिशन है जो मोस्टली लेट एडल्टहुड में होता है। लेजर का मतलब है फ्री टाइम एक्टिविटीज जो रिलैक्सेशन, इंजॉयमेंट और पर्सनल ग्रोथ के लिए की जाती है। दोनों हाई कॉन्सेप्ट्स एजिंग के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग और सोशल आइडेंटिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। आइए इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. रिटायरमेंट को समझना, डेफिनेशन और प्रोसेस। रिटायरमेंट एक फॉर्मल प्रोसेस है जब इंसान अपने काम से अलग हो जाता है और पेंशन या सेविंग्स पर डिपेंड करता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। कुछ लोगों के लिए रिटायरमेंट फ्रीडम और रिलीफ लाता है, लेकिन कुछ लोगों को आइडेंटिटी लॉस या एंजाइटी होती है। रिटायरमेंट थियरीज। डिसएंगेजमेंट थियरी कहता है कि ओल्ड एज में लोग धीरे धीरे सोशल रोल से विड्रॉ कर लेते हैं। एक्टिविटी थियरी कहता है कि एक्टिव रहना और एंगेज रहना ओल्ड एज में सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। सोशल मीनिंग। रिटायरमेंट के बाद सोसाइटी में इंसान की आइडेंटिटी बदल जाती है, कभी रिस्पेक्ट मिलता है, कभी नेग्लेक्ट भी होता है। 2. रिटायरमेंट के चैलेंजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अगर सेविंग्स या पेंशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है। हेल्थ इश्यूज। ओल्ड एज में फिजिकल हेल्थ डिक्लाइन करता है जो रिटायरमेंट के टाइम और भी ज्यादा महसूस होता है। लॉस ऑफ आइडेंटिटी। काम एक स्ट्रक्चर और पर्पस देता है, जब ये खत्म होता है तो लोनलीनेस और डिप्रेशन आ सकता है। फैमिली एडजस्टमेंट। घर वाले भी एडजस्ट करते हैं कि अब रिटायर पर्सन घर पर हमेशा रहता है, जो कभी कभी स्ट्रेस क्रिएट करता है। 3. लेजर का इंपॉर्टेंस। डेफिनेशन। लेजर वो फ्री टाइम एक्टिविटीज है जैसे हॉबीज, ट्रैवल, गार्डनिंग, रीडिंग या रिलीजियस एक्टिविटीज। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। ये माइंड को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस कम करता है और ब्रेन को एक्टिव रखता है, जैसे चेस खेलना या पेंटिंग करना। फिजिकल बेनिफिट्स। लाइट फिजिकल एक्टिविटी जैसे योग, वॉकिंग या गार्डनिंग हेल्थ को इम्प्रूव करती है। सोशल बेनिफिट्स। ग्रुप एक्टिविटीज या क्लब्स आइसोलेशन कम करते हैं और बिलोंगिंगनेस का फीलिंग देते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। रिटायर्ड लोग लेजर के टाइम में नए स्किल सीख सकते हैं, जो लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। 4. रिटायरमेंट और लेजर का कनेक्शन। रिटायरमेंट को एंड नहीं बल्कि एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। लेजर रिटायरमेंट के बाद वर्क के गैप को फिल करता है। जो रिटायरीज हॉबीज, वॉलंटियरिंग या मेंटरिंग करते हैं, वो ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। मॉडर्न आइडियाज, एक्टिव एजिंग और प्रोडक्टिव एजिंग को प्रमोट करते हैं, जहां लेजर सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के लिए भी उस होता है। कंक्लूजन। रिटायरमेंट और लेजर एक दूसरे से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स हैं। रिटायरमेंट के साथ चैलेंजेस जैसे फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ डिक्लाइन और आइडेंटिटी लॉस आते हैं, लेकिन लेजर उन चैलेंजेस को ओवरकम करने का पॉजिटिव रास्ता देता है। अगर रिटायरीज अपना फ्री टाइम मीनिंगफुल तरीके से यूज करे तो वो हेल्दी, एक्टिव और सोशली कनेक्टेड रह सकते हैं।
क्वालिटी ऑफ लाइफ ओल्ड एज में लार्जली डिपेंड करती है कि रिटायरमेंट और लेजर को कैसे हैंडल किया जाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।